नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चाणक्य ने लिखा है कि जब दुश्मन के खेमे में खलबली हो तो समझना चाहिए कि राजा कुछ अच्छा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव नतीजा आने के बाद से जिस तरह की खलबली है विपक्षी खेमे में, और मैं आज बात हरियाणा के चुनाव नतीजे की नहीं करने जा रहा हूँ, उस चुनाव नतीजे का जो नतीजा है उसकी बात कर रहा हूँ कि उस चुनाव नतीजे का असर क्या हुआ है। अब देखिए, नैरेटिव बनाने वालों की एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और बनाते बनाते एंटी जो है भारत का नैरेटिव बनाने वालों की कमी नहीं है। एक सज्जन का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, देश के जाने माने लेखक और चिंतक हैं, प्रताप भानु मेहता। उनको आप अक्सर पढ़ते होंगे। उनके लेख आपको ज़्यादातर मिलेंगे मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी और हिंदुत्व विरोधी। अब उसको कहाँ तक स्ट्रेच करके लेके जाते हैं ये मैं फैसला आप पर छोड़ देता हूँ। उनकी नज़र में हिंदुत्व की बात करना कम्युनलिज्म है, देश को बांटने की कोशिश है, समाज को बांटने की कोशिश है, लेकिन मुस्लिम कम्युनलिज्म के बारे में वो चुप्पी साधे रहते हैं। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख छपा है और वो लेख पढ़कर मुझे लगा कि सचमुच नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थक बात कहें समर्थन में मोदी के, वो अलग बात होती है। जब आपका कटु आलोचक आपकी प्रशंसा चाहे वो परोक्ष रूप से करने लगे, तो सबसे पहली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात ने चौंकाया, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इस बात को ये खेमा स्वीकार कर लेगा। तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान था पहला, बटोगे तो कटोगे, उसका जादू चलने लगा है। दो बातें कही, कई बातें वैसे तो कही हैं प्रताप भानु मेहता ने इस लेख में, दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव पर, हरियाणा के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ की छाया नजर आ रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि हिंदुत्व के नाम पर समाज के कई धड़ों में एकता होने लगी है, एकजुटता होने लगी। उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता की बात है। देश के लिए, समाज के लिए ये अच्छी बात है, सनातन धर्म के लिए अच्छी बात है। और इस बात का एहसास जो है विरोधी खेमे में हो गया है, ये और अच्छी बात है। देखिए, नैरेटिव ऐसे ही ध्वस्त किए जाते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया लोकसभा चुनाव में और जिसको चला लिया राहुल गांधी और उनका जो इकोसिस्टम है, उसने संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उसके अलावा जाति का कार्ड जो खेला, उनको लग रहा था कि उनको जीत का फॉर्मूला मिल गया है। अब ये ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे वो वैतरणी पार कर सकते हैं, उनकी नाव पार लग सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ने बताया कि गलतफहमी में है हुजूर आप। ये मुद्दा तात्कालिक था, हम बहकावे में आ गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम वहीं पर खड़ा है। समस्या ये है कि ये परिवर्तन की आहट को समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी स्टेटस को की बात कर रही थी। प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि वो स्टेटस को बरकरार रखना चाहती थी, यानी हुड्डा के राज को। और हुड्डा के राज में क्या हुआ ये हरियाणा वालों से बेहतर कौन जानता है। तो हुड्डा के राज में जो कुछ हुआ, अगर कांग्रेस जीत गई तो फिर से वही सब होगा। ये संदेश बड़ा साफ साफ कांग्रेस पार्टी दे रही थी। उसको ये जो गलतफहमी थी 4 जून 2024 के बाद कि दलित उसके साथ आ रहा है, वो गलतफहमी दूर हो गई। तो आप देखिए, जिस राज्य में भी मुस्लिम निर्णायक नहीं होगा वोट, या क्षेत्रों में कह लें प्रभावी नहीं होगा, वहाँ कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। हरियाणा का उदाहरण देख लिया। हरियाणा में मुस्लिम वोट प्रभावी नहीं है, एक नूंह जिले की बात छोड़ दें तो वहाँ जो है बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो घाटी में मुस्लिम बहुल इलाका है, बड़ा स्पष्ट है। 94-95% जो है या उससे ज़्यादा ही मुस्लिम आबादी है। और जम्मू में देख लें, जम्मू में भाजपा को भारी सफलता मिली है, कांग्रेस का सफाया हो गया है।
कांग्रेस का जो बचा खुचा जनाधार था जम्मू में, वो भी इस चुनाव में खत्म हो गया है और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लायबिलिटी बन गई। उसने अपने ही गठबंधन के साथी की टांग घसीट कर जो है उसको नीचे कर दिया। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सफलता मिलती अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन न करती, लेकिन बात उसकी नहीं है। मैं दूसरे मुद्दे पर आज हूँ। ये जो नैरेटिव चला था संविधान सर पर लेकर घूमने का, वो एक चुनाव के बाद ध्वस्त हो गया। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई। जब 2024 का नतीजा आया था लोकसभा चुनाव का 4 जून को, तो मैंने कई बार कहा था कि ये बाढ़ का पानी है। बाढ़ के पानी से आप नदी के जल स्तर का अंदाज़ा मत लगाइए, हमेशा गलत साबित होंगे। और वो बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया है, अभी बहुत तेज़ी से उतरेगा। जब बाढ़ का पानी उतरता है, आपने देखा होगा, बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, उतरता है तो बहुत तेज़ी से उतरता है। तो ये शुरुआत हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। अभी 4 जून को ही तो नतीजा आया था लोकसभा चुनाव का। आज जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 9 अक्टूबर है, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं। तो इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग अगर किसी बहकावे में आ जाते हैं तो कोर्स करेक्शन करने के मामले में भारत का मतदाता बहुत समझदार है और बहुत तेज़ी से वो परिवर्तन करता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो है भूल हो गई, इसको सुधारना ज़रूरी है। वो चुप नहीं हो जाता कि भूल हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। वो उसको सुधारने का पहला जो उसको मौका मिलता है, सुधारने की कोशिश करता है और सुधारता है। वो हरियाणा से वो संदेश वो है। बार बार हरियाणा का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा स्टेट है, पहले भी मैंने कहा, लेकिन ये मेरी नज़र में दूसरा मौका है जब हरियाणा देश की राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है। पहली बार जो मुझे याद है वो 1987, हालांकि बहुत पुराना स्टेट नहीं है, 1966 में तो गठन ही हुआ राज्य का। 1987 में 1987 में जब चौधरी देवीलाल प्रचंड बहुमत से जीते थे, सरकार बनी थी, उसके बाद जो शुरुआत हुई बदलाव की, परिवर्तन की, जो हवा बहना शुरू हुई हरियाणा से, उसका असर पूरे देश में हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो दौर देखा, उससे बुरा दौर अभी तक तो नहीं देखा है। जहां थी वहां से जो गिरी, यानी 1984 में जो 414 सीटें आई थी, वहां से जो गिरना शुरू हुई तो उठ नहीं पाई है। तो 87 के बाद 2024 में हरियाणा ने फिर एक ऐसा जनादेश दिया है जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। तो पहली बात तो खुशी की बात यह है कि ये खुशी की बात नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार बन जाए न बने, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। देश की दृष्टि से अगर आप देखें, समाज की दृष्टि से देखें, ये सब बहुत छोटी मोटी बातें हैं। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कोई जीतेंगी कोई हारेंगी। ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी हर चुनाव जीते, ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टी हर चुनाव हारे। तो ये हार जीत का सिलसिला तो चलता रहता है। बात ये होती कि उस वर्डिक्ट जो जनादेश आया है उसका संदेश क्या है। संदेश मेरी नज़र में जो बहुत ही सकारात्मक है और बहुत खुश करने वाला है, देश और सनातन के लिहाज से बहुत पॉजिटिव जो संदेश आया है, वो ये कि हिंदुओं में चेतना जागी है, जड़ता से बाहर निकले। और अगर हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग ये मानने लगे कि हिंदुत्व के नाम पर लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो समझिए कि जो है बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देने लगा है। दिखाई नहीं, महसूस होने लगा है। विरोधी खेमे को ये बात महसूस होने लगी है। हालांकि जब मैं विरोधी खेमे की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। उनको जगत गति जो है व्याप्ति नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, गांधी परिवार की ओर से न तो हरियाणा के लोगों को बधाई दी गई है इस जनादेश के लिए, और न ही जम्मू कश्मीर के, जहां अपने गठबंधन के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वो किस दशा में है, बल्कि कहें किस दुर्दशा में है, इसका अंदाज लगा लीजिए। तो जो अभी
3-4 महीने पहले तक सीना ठोक के कह रहे थे कि मोदी को मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली हमने ध्वस्त कर दिया। वो अपने घाव सहला रहे हैं, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। बिस्तर मतलब लिटरली बिस्तर मत समझिए, राजनीति की निराशा वाला बिस्तर, उस पर पड़े हुए। किस तरह से प्रतिक्रिया दें समझ में नहीं आ रहा है। उनके प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो तो और ज़्यादा हास्यास्पद है और जनादेश को अपमानित करने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुई है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, तो चुनाव आयोग ने हरियाणा में गड़बड़ी कर दी, लेकिन चुनाव आयोग इतना अक्षम है कि वो जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी नहीं कर पाया। तो कांग्रेस जहां जीते तो जनतंत्र की जीत है, निष्पक्ष चुनाव है। कांग्रेस हारे तो चुनाव जो है रिग्ड है, उनमें धांधली हुई है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, उसने बेईमानी की है। दुनिया में सब लोग जिम्मेदार हैं कांग्रेस की हार के, सिवाय गांधी परिवार के। ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। दूसरा, बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों को भी समझ में आया होगा कि जब आप झूठे नैरेटिव को तोड़ते हैं, बस्ट करते हैं, जब उसको ध्वस्त करते हैं तो उसका असर क्या होता है। 2024 के चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर जो नैरेटिव बनाया कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने, उसको भाजपा उस समय तोड़ नहीं पाई, उसको नुकसान उठाना पड़ा। इस बार भाजपा सजग थी। इस बार संविधान और इन सब बातों का जो है वो कोई असर हरियाणा के मतदाता पर नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि जाट नाराज है, जाट बहुल इलाकों की आधी सीटें बीजेपी को मिली हैं। अब इसका कारण क्या है, ये वर्डिक्ट का ये हिस्सा जो है, इसका दूसरे वीडियो में उसकी बात करूंगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये वर्डिक्ट आया है, वो उसके बारे में प्रताप भानु मेहता के लेख का मैं जिक्र कर रहा था, तो उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। उनकी एक बात और आपको बताता हूँ। राहुल गांधी की इससे पहले इस तरह की आलोचना वो नहीं कर रहे थे, उनके बारे में लोकसभा चुनाव तक ये बात नहीं बोल रहे थे। लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो चाहती है या वो समझती है या वो सोचती है कि वो एक साथ लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों एक साथ हो सकते हैं। ये होता नहीं और हुआ भी नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा एक फॉल्स अलार्म था। बीजेपी के लिए एक तरह से कहें कि जो है वो चेतावनी थी कि भाई अपना घर सुधारो, अपना तालमेल ठीक करो, संवाद स्थापित करो, संगठन की ओर देखो, अपने संगठन की ताकत को समझो और आपके विरोध में जो नैरेटिव हो उसको तो आपको तोड़ना ही चाहिए। जो समाज और देश के विरोध में नैरेटिव हो उस पर आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं, कैसे निष्क्रिय रह सकते हैं। तो हरियाणा ने ये संदेश दिया है कि सही बात सही तरीके से आप पहुंचाएंगे तो लोग सुनने और उसके बाद मानने को भी तैयार हैं। तो ये जो नैरेटिव का खेल चल रहा था पिछले 2-2.5 साल से और ख़ास तौर से पिछले 1 साल से, जो पीक कर गया लोकसभा चुनाव तक, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया नैरेटिव, भारत विरोधी नैरेटिव जो चल रहा था, उसके पतन का, उसके ध्वस्त होने का स्पष्ट संकेत हरियाणा के मतदाताओं ने दिया है कि भाई हम झूठ को जो है ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, झूठ के बहकावे में थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। तो झूठ और इस तरह का नैरेटिव तात्कालिक फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन वो देर तक टिक नहीं पाता। फिर कह रहा हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते, वो खड़ा नहीं रह सकता। उसको खपच्ची लगा कि कुछ देर के लिए आप भले ही ये एहसास दिला दें कि वो खड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली गिर ही जाता है। तो नैरेटिव जो लोग बना रहे थे एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और एंटी भारत, उन सब के लिए हरियाणा से संदेश आया है कि गलतफहमी में न रहो। इस देश का मतदाता बहुत जागरूक है। और दूसरा जो संदेश, बड़ा संदेश, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो हिंदुओं के साथ हुआ और जिस तरह से दुनिया के तमाम देश उस पर चुप्पी साधे रहे, उसके बाद हिंदुओं को समझ में आने लगा है कि अगर बचना है तो बटने से बचना है। बचाव का एक ही रास्ता है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और आप देखिए इस बात का, जो योगी आदित्यनाथ ने ये जब बात कही, उसके बाद
प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक, मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, तीनों एक स्वर में जब बोलते हुए दिखाई दिए तो उसका तुरंत एक इम्पैक्ट हुआ, तुरंत असर हुआ। मतदाता तक, समर्थक वर्ग तक सीधे संदेश पहुंच गया। वो संदेश एक ही है, एक हो जाओ। एकता में बहुत शक्ति है। ये तो हम लोग पता नहीं सदियों से सुनते आ रहे हैं, और जब ये भूल जाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतते हैं। 1000 साल की गुलामी इसी कारण हुई, इसको भूल गए थे कि एकता में शक्ति होती है। एकता जो है वो बड़े बड़े लोगों के, बड़े ताकतवर लोगों के मंसूबों को परास्त कर सकती है। और यहाँ तो एकता न होने के कारण छोटे छोटे आक्रांता आए और हमारे ऊपर शासन करते रहे, हमको लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा, धर्म को नष्ट किया, धर्म परिवर्तन कराया, हत्या की, बलात्कार किया, सब कुछ किया। हमको इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा कि हम बटे हुए थे। तो हरियाणा के नतीजे का जो संदेश है उसको फिर कह रहा हूँ, एक राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे के रूप में मत देखिए। वहाँ किसकी सरकार बनती है नहीं बनती है ये बहुत ही महत्वहीन मामला है। एक तरह से किसी भी राज्य में किसी पार्टी की सरकार बन जाए, कोई भी पार्टी हो, उसकी सरकार हमेशा के लिए नहीं होती। हीरा सदा के लिए होता होगा, लेकिन कोई पार्टी जो है किसी राज्य में सत्ता में सदा के लिए नहीं होती। चाहे सत्ता हो, चाहे केंद्र हो, कहीं भी हो, तो परिवर्तन तो होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी गलती, कमजोरी, अक्षमता की वजह से न होने पाए, आप अपनी ताकत को न पहचान पाए इसलिए नहीं होने पाए, और सबसे बड़ी बात, आप बटे हो इसलिए न होने पाए। तो एक ही संदेश है हरियाणा का भी और जम्मू कश्मीर का, एक रहो। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। क्या आपने कभी कल्पना की थी इस बात की कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की यह हैसियत हो जाएगी? हरियाणा जैसा प्रदेश जहां सामाजिक आधार नहीं था बीजेपी का कोई, जहां वो कभी मेन स्ट्रीम की पार्टी नहीं थी, 14 से लगातार जिस तरह से मजबूत होती गई है और अपने पीक पर है इस समय। पीक फिलहाल के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके आगे नहीं जाएगी या नहीं जा सकती। लेकिन बीजेपी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसी परफॉर्मेंस है जो कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई, लगातार तीसरी बार सत्ता में आना। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन संदेश उसका बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। आज हम आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई होती तो क्या होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के दौरान ही बोल रहे थे कि जीतते ही, नतीजा आते ही सबसे पहले जो है बॉर्डर खोल देंगे। तो अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आया होता तो आज दिल्ली की सड़कों पर आपकी गाड़ी नहीं, स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, डीटीसी की बसें नहीं, इस समय ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही होती। और उसके बाद क्या होता है इसका अंदाज़ा, बल्कि कहें इसका ट्रेलर आपको जो है वो 26 जनवरी को मिल चुका है, जब लाल किले पर चढ़े थे लोग। कौन लोग थे? किसान नेता। यहाँ हरियाणा में भी 2 किसान नेता चुनाव लड़े। मुझे मालूम नहीं कि जमानत बची कि नहीं, जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई। बहुत बड़े किसान नेता हैं, किसानों के असली हितैषी यही हैं, किसानों की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, किसानों के लिए ये अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन किसानों ने कहा ना ना भाई, तुझे तो ना मानते हम। देखा भी नहीं पलट के। उनके घर परिवार रिश्तेदारों के कुछ वोट जरूर मिल गए हैं, बाकी आम किसान ने या आम लोगों ने उनको वोट दिया हो, ये कम से कम नतीजे में तो नहीं दिख रहा। तो इससे आप समझ जाइए कि तैयारी क्या थी। तब आपको इस नतीजे का, इस जनादेश का महत्व समझ में आएगा कि अगर बीजेपी हार जाती तो क्या होता, या उसके लिए क्या तैयारी थी और कितनी बड़ी तैयारी थी। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ते में है। उसको समझ में नहीं आ रहा बोले क्या, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। गांधी परिवार के किसी सदस्य का कोई ट्वीट, कोई बयान, कोई वीडियो संदेश, बात बात पर अरविंद केजरीवाल की तरह आजकल राहुल गांधी वीडियो संदेश जारी करने लगे थे।
24 घंटे से ज़्यादा हो गए रिजल्ट आए हुए। अरे भैया, कम से कम जम्मू कश्मीर में अपने सहयोगी पार्टी को तो बधाई दे देते, वो भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हताशा का स्तर आप समझिए। कोई दूसरी पार्टी होती तो कहती कि चलिए एक राज्य हार गए, एक में जीत गए, मामला बराबरी पर छूटा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में मैं आपसे कह रहा हूं, इस नतीजे के आधार पर, इस नतीजे ने जो संदेश दिया है उसके आधार पर, कि कांग्रेस के और बुरे दिन आने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।